जग्गू ने भागते भागते रुककर देखा तो उसने चैन की एक लंबी सांस ली। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में काफी दूर निकल आया था और उसका पीछा करने वाले सिपाही न जाने कहां भटक गए थे। उसने अपनी जान बचाने पर भगवान का शुक्रिया अदा किया, वरना आज उसके मरने में कोई कमी नहीं रह गई थी। जग्गू एक बहुत प्रसिद्ध चोर था। आज तक वो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। वो चोरी जैसा बुरा काम करता था, मगर उसमें एक खूबी थी कि वो कभी भी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करता था। वो हमेशा अमीरों, जागीरदारों और पूंजीपतियों के यहां चोरी करता, और जो कुछ वहां से मिलता उसमें थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखकर वो बाकी शहर के गरीबों में चोरी छिपे बांट देता था। चोर होने के बावजूद लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वो मौका देखकर चोरी किया करता था, इसलिए आज तक कभी पकड़ा नहीं गया था। मगर आज न जाने क्या हुआ कि जैसे ही वो सेंध लगाकर एक रईस के घर में दाखिल हुआ था, उस घर को राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और वो फंसकर रह गया। उसे मालूम था कि अगर वो एक बार भी पकड़ा गया तो उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए उसे जैसे ही महसूस हुआ कि उसे घेर लिया गया है, वो तुरंत घर की पिछली दीवार फांदकर बाहर निकल गया। राजा के सिपाहियों ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, इसलिए उन सब ने उसका पीछा किया। मगर जग्गू तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसका रुख शहर के बाहर मौजूद ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों की तरफ था। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो उनके हाथ नहीं आया। पहाड़ों में पहुंचने के बाद तो उसे सिपाहियों की नजरों से छुपने में आसानी हो गई, और अब जब जग्गू ने भागते भागते रुक कर देखा तो वो चैन की एक सांस ले सका। सिपाहियों को वो बहुत पीछे छोड़ आया था। वो काफी देर तक एक पत्थर पर बैठकर अपनी थकान दूर करता रहा। इसके बावजूद वो सावधान था, मगर काफी देर तक बैठे रहने के बावजूद सिपाही कहीं नजर न आए तो वो समझ गया कि सिपाही उसका पीछा छोड़कर वापस चले गए होंगे। अब वापस शहर में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि सिपाही उसे अच्छी तरह पहचान चुके थे। अब अगर वो वापस शहर में जाता तो तुरंत पकड़ा जाता, इसलिए उसने किसी और देश में जाने का फैसला कर लिया। उसे मालूम था कि इन पहाड़ियों के पीछे एक और देश मौजूद है जो बहुत खुशहाल और धनवान है। इसलिए वो उठा और उस देश की तरफ चल पड़ा। ये पहाड़ियां पूरी तरह सुनसान थी। वो लगभग 4 दिन तक उन पहाड़ों में भटकता रहा। झरनों का पानी पी पी कर उसने 4 दिन तक गुजारा किया। पहाड़ियों के बीच उसे वहां खाने को कुछ नहीं मिल सका। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, मगर वो गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन वो एक पहाड़ी से अर्ध बेहोशी की हालत में उतर रहा था तो उसे सामने एक शहर नजर आया। शहर के बाहर एक विशाल मैदान था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। जग्गू भी गिरता पड़ता पहाड़ी से नीचे उतरा और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से उस भीड़ की तरफ बढ़ता चला गया। भीड़ के पास पहुंचकर वो भूख से बेहाल होकर गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे गिरते देखकर उठाया और फिर एक आदमी शहर से उसके लिए दूध ले आया। जग्गू ने पेट भरकर दूध पिया तो उसके होश वापस आए और वो उठ खड़ा हुआ। उसने लोगों के पूछने पर बताया कि वह एक यात्री है और इन पहाड़ियों में रास्ता भूल गया है। उसने जब लोगों से वहां इकट्ठे होने के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उनके देश का राजा कल मर गया है और वे नए राजा के चुनाव के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। उनके रिवाज के अनुसार जब इस देश का राजा मर जाता है तो दूसरे दिन सब लोग इस मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक पवित्र पक्षी हवा में उड़ाया जाता है। वो पवित्र पक्षी जिसके सिर पर भी बैठ जाता है, उसे राजा चुन लिया जाता है। जग्गू ने यह सुनकर मन में सोचा कि काश ये पक्षी उसके सिर पर बैठ जाए तो वो भी राजा बनकर ऐश की जिंदगी गुजारे। मगर दूसरे ही पल वो अपने इस विचार पर मन में हंसा और सोचा कि वो एक साधारण सा चोर है। भला चोर भी कभी राजा बन सकता है। फिर भी वो उस मैदान में इसलिए खड़ा रहा ताकि देखे कि कौन भाग्यशाली राजा बनता है।
जब शहर के तमाम लोग वहां इकट्ठे हो गए तो प्रधानमंत्री ने लाल रंग के पिंजरे का दरवाजा खोला और फिर उस पिंजरे से नीले रंग के एक छोटे से पक्षी ने सिर बाहर निकाला। उसने अपनी चमकती आंखों से इधर उधर देखा और फिर उड़ गया। मैदान में मौजूद सभी लोग बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। पक्षी काफी देर तक हवा में चक्कर काटता रहा और जैसे जैसे वो नीचे आता, लोगों की उम्मीद भरी नजरें उसके साथ घूमती रहती। एक दो बार पक्षी ने नीचे गोता लगाया, मगर इंसानों के पास पहुंचते ही वो दोबारा ऊपर उड़ गया और जिन लोगों के पास वो आया था उन पर मायूसी छा गई। पक्षी लगातार उड़ता रहा और लोगों की नजरें उस पर टिकी रही। जग्गू भी हैरानी से उस पक्षी को देख रहा था जिसने किसी न किसी को हमेशा के लिए दुनिया का सुख चैन दे देना था। वो सोच रहा था कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश की बागडोर एक नासमझ पक्षी के हाथ में दे रखी है। अब चाहे वह किसी शरीफ आदमी के सिर पर बैठे या मेरे जैसे चोर के सिर पर बैठ जाए। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक पक्षी ने नीचे गोता लगाया और फिर दूसरे ही पल वो तेजी से बढ़ता हुआ जग्गू के सिर पर जाकर बैठ गया। जग्गू उसे अपने सिर पर बैठे देखकर हैरानी से सुन्न रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पक्षी उस जैसे चोर आदमी के सिर पर भी बैठ सकता है, मगर यह अटल सच्चाई थी कि पक्षी उसके सिर पर बैठ चुका था। जैसे ही पक्षी जग्गू के सिर पर बैठा, मैदान में शोर मच गया। सभी लोग अजनबी राजा के नाम के नारे लगा रहे थे। अचानक प्रधानमंत्री ने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरी भीड़ पर खामोशी छा गई। देश के निवासियों, पवित्र पक्षी एक अजनबी के सिर पर बैठ चुका है और रिवाज के अनुसार ये अब हमारा राजा है। मगर हमारे देश में एक और नियम है कि अगर पवित्र पक्षी किसी अजनबी के सिर पर बैठ जाएगा तो उसे दोबारा उड़ाया जाता है। अगर दूसरी बार भी वो उसी आदमी के सिर पर बैठ जाए तो फिर हम सब पक्के तौर पर उसे राजा स्वीकार कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा और सब लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पक्षी को जग्गू के सिर से पकड़कर उसे दोबारा हवा में उड़ा दिया। जग्गू के मन में गुस्से का भाव आया। उसे गुस्सा आया और उसने सोचा कि अगर पक्षी उसके सिर पर दूसरी बार न बैठा तो वह चोरियां करके सबके नाक में दम कर देगा। पक्षी दोबारा हवा में उड़ता रहा और लोगों के दिल में एक बार फिर उम्मीद के दिए जल उठे। पक्षी काफी देर तक उड़ता रहा और फिर तेजी से आता हुआ एक बार फिर जग्गू के पास आया और दूसरी बार जग्गू के सिर पर बैठ गया। अब तो सभी लोग खुशी से उछल पड़े। प्रधानमंत्री का चेहरा उतर गया था, मगर उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और अपना हाथ ऊंचा करके कहा, देश के निवासियों, पवित्र पक्षी दोबारा इस आदमी के सिर पर बैठ गया है, इसलिए अब पक्के तौर पर यह हमारे देश का राजा बन गया है। क्या तुम सब पवित्र पक्षी का फैसला स्वीकार करते हो? और सब लोगों ने ऊंची आवाज में जग्गू को राजा स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर जग्गू को सलाम किया और फिर पक्षी उसके सिर से पकड़कर दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया और जग्गू के सिर पर शाही ताज रख दिया। फिर बारी बारी सब लोगों ने जग्गू के प्रति वफादारी की शपथ ली। जब सब लोगों ने शपथ ले ली तो वे झूमते गाते और नाचते हुए अपने नए राजा को लेकर शहर की तरफ चल पड़े। जग्गू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहां तो वह एक साधारण सा चोर था और सिपाहियों से छुपता फिरता था, और कहां एक झटके में एक देश का राजा बन बैठा था। मगर उसने अपने मन में उन लोगों से बदला लेने का फैसला कायम रखा, लेकिन उसके लिए उसने सही समय का इंतजार करने का निर्णय लिया। 4 दिन तक नए राजा के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जाता रहा। 5वें दिन उस दरबार का ऐलान किया गया जहां से राजा ने नए कानूनों की घोषणा करनी थी। जग्गू के राज्याभिषेक के 5वें दिन जब दरबार सजा तो शहर के तमाम लोग वहां इकट्ठे थे और फिर बड़ी शानो शौकत के साथ बहुत भव्य पोशाक में और सिर पर सोने का बेहद खूबसूरत ताज पहने जिसमें बेहद कीमती हीरे जड़े हुए थे और हाथ में
ठोस सोने का डंडा पकड़े जग्गू राजा बनकर दरबार में आया। उसके दरबार में आते ही सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए और अभिवादन करने लगे। जग्गू उनके अभिवादन का जवाब देता हुआ सिंहासन पर बड़े ठाट से बैठ गया। उसके बैठते ही सभी लोग बैठ गए और प्रधानमंत्री ने उठकर कहा, देश के निवासियों, आज नए राजा का पहला दरबार है। पुराना राजा मर चुका है और उसके साथ उसके कानून भी खत्म हो गए हैं। अब नया राजा होगा और नए कानून होंगे। इसलिए मैं राजा साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो देश के नए कानूनों की घोषणा करें। देश के सभी निवासी इन कानूनों का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ये कहकर अपनी जगह पर बैठ गया। जग्गू ने कहा, देश के निवासियों सुनो, तुम्हारा राजा तुमसे बात कर रहा है। मेरा नाम जग्गू है और राजा बनने से पहले मैं एक साधारण सा चोर था। अब मैं तुम्हारा राजा बन गया हूं, मगर मैं अपनी असलियत नहीं भूल सकता। इसलिए मैं तुम सबको आदेश देता हूं कि आज के बाद तुम मुझे चोर राजा के नाम से पुकारा करो, ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि अगर भगवान चाहे तो एक चोर को भी राजा बना सकता है। और मेरा दूसरा आदेश यह है कि आज से देश में चोरी की खुली छूट होगी। चोरी करना कोई अपराध नहीं होगा और न ही किसी चोर को सजा दी जाएगी, बल्कि हर साल आम सभा में कुशल चोरों को इनामों से सम्मानित किया जाएगा। चोर राजा ने ये घोषणा की। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और सन्नाटे में आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा राजा नहीं देखा था जो चोरी की अनुमति दे दे। मगर वे क्या कर सकते थे? देश के कानून से मजबूर थे। अब तो वे बेबस थे और आदेश मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जग्गू ने आगे कहा, इसके अलावा बाकी सभी कानून वही रहेंगे जो पहले से चल रहे हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। चोर राजा ने आदेश दिया और फिर दरबार खत्म कर दिया गया। सभी लोग वापस अपने घरों को चले गए, मगर कई दिनों तक पूरे शहर में राजा के इस नए आदेश पर चर्चा होती रही। चोर राजा के आदेश पर शहर के चोरों की मौज आ गई। उन्होंने बड़े बेखौफ होकर चोरियां करनी शुरू कर दी। अब इसके अलावा उन लोगों के लिए जिनकी चोरियां हुई थी और कोई रास्ता न रहा कि वे भी चोरियां करें। इस तरह होते होते देश के सभी लोग चोर बन गए और शहर की व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद होकर रह गई। उधर जग्गू अपनी ऐशोआराम में खोया हुआ था। उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वो सारा दिन शराब पीता रहता और खूबसूरत औरतों से अपना दिल बहलाता था। एक दिन उसे बैठे बैठे विचार आया कि वो चोर राजा है तो उसे भी चोरी करनी चाहिए ताकि अपना नाम कायम रख सके। मगर वो सोच रहा था कि क्या चोरी करे, क्योंकि अब वो राजा है। बिना चोरी किए भी वो हर चीज हासिल कर सकता था। मगर उसकी चोरी वाली आदत जाग उठी थी, इसलिए वो चाहता था कि वो खुद भी चोरी करे। मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या चीज चोरी करे। आखिरकार सोच सोचकर जब वो कोई फैसला न कर पाया तो उसने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री तुरंत ही हाजिर हो गया। जग्गू ने कहा, प्रधानमंत्री, जैसा कि तुम्हें मालूम है, हम बुनियादी तौर पर एक चोर हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम भी कोई न कोई चीज चोरी करके अपना नाम कायम रखें। मगर बहुत सोचने के बावजूद हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या चीज चोरी करें। इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम हमें सुझाव दो। चोर राजा ने प्रधानमंत्री से कहा। प्रधानमंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर राजा से बोला, राजा साहब, आप हमारे देश के राजा हैं। आप जिस चीज की इच्छा करें आपको दे दी जाएगी। इसलिए आपको भला चोरी करने की क्या जरूरत है? पहले ही आपके आदेश के कारण पूरे देश की व्यवस्था तबाह और बर्बाद होकर रह गई है। देश का हर व्यक्ति चोर बनने पर मजबूर हो गया है। प्रधानमंत्री ने डरते डरते कहा। जग्गू बोला, प्रधानमंत्री, हमने तुम्हें इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया कि तुम हमें उपदेश दो। देश की व्यवस्था खराब हो गई है तो होने दो। जिस देश का राजा चोर हो, उस देश की प्रजा को भी चोर होना चाहिए। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमें सुझाव दो कि हम क्या चीज चोरी करें। चीज ऐसी होनी चाहिए
जो हमारे स्तर के अनुसार हो और उसे चोरी करना बहुत मुश्किल हो, ताकि हम उसे चोरी करने में अपनी कला दिखा सकें। अगर तुमने हमें ऐसी कोई चीज न बताई तो हम तुम्हें सजा देंगे, चोर राजा ने धमकाते हुए कहा। राजा की ये बात सुनकर प्रधानमंत्री का रंग डर के मारे पीला पड़ गया। वो काफी देर तक सोचता रहा, मगर जब ऐसी कोई चीज उसकी समझ में न आई जो राजा के स्तर पर खरी उतरती, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, मुझे कुछ समय दें, ताकि मैं यहां के बुद्धिमान और बुजुर्ग लोगों से सलाह करके ऐसी चीज का चुनाव करूं जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल हो और जो आपके स्तर पर भी पूरी तरह ठीक हो। जग्गू ने कहा, हम तुम्हें आज शाम तक का वक्त देते हैं। तुम सलाह करके आज शाम से पहले पहले हमें जानकारी दो, मगर यह ध्यान रहे कि वह चीज शाही शान वाली हो। चोर राजा ने प्रधानमंत्री से कहा और प्रधानमंत्री अभिवादन करके कमरे से बाहर निकल गया। राजा दोबारा शराब और औरतों के साथ दिल बहलाने में व्यस्त हो गया। जब शाम हुई तो राजा को सूचना मिली कि प्रधानमंत्री हाजिर होना चाहते हैं। राजा को याद आ गया कि प्रधानमंत्री को क्या आदेश दिया गया था। उसने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री राजा के सामने पहुंच गया। जब वो अभिवादन करके बैठ गया तो राजा ने उससे पूछा, प्रधानमंत्री, क्या तुमने वह चीज सोच ली है जिसे हमें चोरी करना है? प्रधानमंत्री ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हां महाराज, मैंने शहर के बुद्धिमान लोगों से सलाह करके आपके लिए ऐसी चीज का चुनाव किया है जो बहुत मुश्किल है, और अगर आप उसे चोरी कर लें तो चोरों की दुनिया में आपके नाम की धूम मच जाएगी। जग्गू ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, जल्दी बताओ, वो कौन सी चीज है जिसे हमें चोरी करना है? प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया, महाराज, हमारे शहर से 4 मील दूर एक लाल रंग का पहाड़ है। उस पहाड़ की एक गुफा में 7 कोनों वाला हीरा मौजूद है। सुना है कि ये हीरा सदियों से उस गुफा में है और एक सांप सदियों से उस हीरे की रखवाली कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने उस हीरे को चोरी करना चाहा, मगर कोई भी सफल न हो सका। हर व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा। उस हीरे के बारे में प्रसिद्ध है कि जिस व्यक्ति के पास वो हीरा होगा, वो 7 साम्राज्यों का राजा बन जाएगा और उसकी पदवी सम्राट होगी। अगर आप ये हीरा चोरी करने में सफल हो जाएं, तो इसका एक फायदा तो ये होगा कि आपके नाम की धूम पूरी दुनिया में मच जाएगी, और दूसरा ये कि हीरा हासिल करते ही आप 7 साम्राज्यों के सम्राट बन जाएंगे। जग्गू बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। तुमने हमें एक ऐसी चीज बताई है जो वाकई दुर्लभ है। हम उस 7 कोनों वाले हीरे को जरूर चोरी करेंगे और सम्राट बन जाएंगे। चोर राजा ने खुश होकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर प्रधानमंत्री ने चैन की एक लंबी सांस ली। उसने जानबूझकर यह उपाय बताया था ताकि जग्गू उसे चोरी करने जाए तो जीवित वापस ना आ सके, और इस तरह एक चोर राजा से देश की जान छूट जाए, क्योंकि इस बात का तो सबको यकीन था कि आज तक कोई भी व्यक्ति जो उस हीरे को चुराने गया है जीवित वापस नहीं आया। प्रधानमंत्री ने पूछा, तो फिर राजा साहब, मैं शहर में घोषणा करा दूं कि हमारा राजा 7 कोनों वाले हीरे को चुराने जा रहा है? जग्गू ने कहा, हाँ, शहर में घोषणा करा दो। हम कल सुबह उस हीरे को चुराने के लिए रवाना होंगे, और इसके साथ ये भी घोषणा करा दो कि जब तक हम वापस न आए, तुम प्रधानमंत्री के रूप में शासन करोगे। राजा ने जोश में कहा, क्योंकि वह उस हीरे को चुराने का पक्का इरादा कर चुका था। अनुमति मिलने पर प्रधानमंत्री अभिवादन करके बाहर चला गया, और उसके आदेश पर घोषणा करने वालों ने पूरे शहर में राजा के इस नए ऐलान की घोषणा कर दी। शहर के लोग ये बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन सबको यकीन था कि राजा जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है। जो शरीफ लोग थे, वे इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे रोज की चोरियों से तंग आ चुके थे। कम से कम इस तरह चोर राजा से तो उनकी जान छूट जाएगी, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने चोर राजा के बाहर जाने के बाद चोरी करने का आदेश तुरंत रद्द कर देना था। इसलिए वे मन में चोर राजा से इतनी आसानी से जान छूट जाने पर बहुत खुश थे।
दूसरे दिन शहर के सभी लोग शहर के बाहर मैदान में इकट्ठे हो गए ताकि वे राजा को जुलूस के रूप में उस पहाड़ तक छोड़ सकें। चोर राजा भी शाही महल से बाहर निकल आया और फिर जैसे ही वो भीड़ में पहुंचा, सभी लोगों ने उसके नाम के नारे लगाए, चोर राजा जिंदाबाद, चोर राजा हमारा जिंदाबाद। राजा ने मुस्कुराकर उनके नारों का जवाब दिया और फिर उसने उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, सुनो देश के निवासियों, तुम्हारा राजा एक ऐसी अनोखी और दुर्लभ चीज चोरी करने जा रहा है जिसे आज तक कोई चोरी नहीं कर सका, और तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारा राजा उस 7 कोनों वाले हीरे को चोरी करने में जरूर सफल हो जाएगा और इस तरह तुम्हारा राजा 7 साम्राज्यों का सम्राट बन जाएगा और तुम अपने राजा पर गर्व करोगे। चोर राजा ने सबके सामने भाषण दिया। सभी लोगों ने नारे लगाए, हमारा राजा महान चोर है, हमें यकीन है कि हमारा राजा जरूर सफल होगा। और राजा खुश हुआ और फिर वो घोड़े पर सवार होकर 7 कोनों वाले पहाड़ की तरफ चलने लगा। चलते चलते कई घंटों के बाद दूर से एक भयानक लाल रंग का पहाड़ नजर आने लगा। पहाड़ गहरे लाल रंग का था और बिल्कुल सुनसान और वीरान था। उस पहाड़ की बनावट ऐसी थी कि उसे देखकर ही डर लगता था। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, राजा साहब, यही वो लाल पहाड़ है जिसकी किसी गुफा में वो हीरा मौजूद है। जग्गू ने घोड़े से उतरते हुए कहा, ठीक है, सब लोग यही रुक जाएं, अब मैं अकेला ही जाऊंगा। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, देखो प्रधानमंत्री, हम तुम्हें 1 महीने तक इंतजार करने का समय देते हैं। हम 1 महीने के अंदर उस हीरे को चोरी करके वापस आ जाएंगे। अगर हम 1 महीने तक वापस ना आए तो फिर तुम किसी और को राजा चुन लेना। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हमारी प्रार्थना है कि आप सफल होकर लौटें। चोर राजा ने कहा, धन्यवाद, और फिर वो पैदल ही आगे बढ़ गया। सबकी नजरें उसे देखती रहीं। जब चोर राजा पहाड़ के नीचे पहुंच गया तो उसने मुड़कर लोगों की तरफ देखा और फिर जोर जोर से हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। उसके हाथ हिलाते ही सभी लोगों ने भी हाथ हिलाए और फिर राजा आगे बढ़ गया और उनकी आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। जग्गू हाथ हिलाकर जब आगे बढ़ा तो एक चट्टान से नीचे उतर आया। अब वो लाल पहाड़ के पास पहुंच गया था। पहाड़ बहुत डरावना और सुनसान था और जग्गू सोच रहा था कि इतने बड़े पहाड़ के अंदर न जाने वो कौन सी गुफा होगी जिसमें वो हीरा मौजूद होगा। इस हीरे के शौक में वो आ तो गया था, मगर वो सोच रहा था कि पता नहीं वो हीरा हासिल करने में सफल हो सकेगा या नहीं। मगर उसने भी फैसला कर रखा था कि वो ये हीरा हर कीमत पर हासिल करके छोड़ेगा ताकि वो 7 साम्राज्यों का राजा बन जाए और पूरी उम्र ऐश करता रहे। आखिरकार भगवान का नाम लेकर वो आगे बढ़ने लगा। पहाड़ पर पहुंचकर वो ऊपर चढ़ने लगा। उसे कुछ ऊपर एक गुफा का दरवाजा नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पहले इस गुफा में जाकर देखे। उस गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। जब वो गुफा के दरवाजे पर पहुंचा तो वो बहुत थक चुका था। उसे चोरी छोड़े काफी समय हो चुका था और राजा के रूप में वो काफी ऐशआराम का आदी हो चुका था, इसलिए वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही थक गया था। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर वो आराम करने लगा। अभी उसे वहां बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक गुफा के अंदर से चीखों की आवाजें आने लगी। चीखें इतनी भयानक थी कि जग्गू डरने लगा। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। आवाजें अभी तक आ रही थी। चीखों से ऐसा लगता था जैसे किसी औरत को जबरदस्ती कष्ट दिया जा रहा हो। जग्गू ने पहले तो चाहा कि वो गुफा में दाखिल हो जाए और उस औरत को बचा ले, मगर फिर उसने सोचा कि न जाने क्या मामला है। इस वीरान पहाड़ में औरत कहां से आ गई भला? हो सकता है कि वो गुफा में दाखिल होकर फंस जाए। इसलिए वो खामोश रहकर इंतजार करता रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि चीखें अब तेजी से गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ती चली आ रही है। उसने चीखों को अपनी तरफ बढ़ते महसूस किया,
तो वो पास की एक मजबूत और बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। अभी उसे चट्टान के पीछे छुपे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गुफा के दरवाजे से दौड़ती हुई बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर डर फैला हुआ था और उसकी आंखों में दहशत थी। उसका गला सामने से कटा हुआ था और उसमें से तेजी से खून निकल रहा था। उसके गले के जख्म को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके गले पर उस तरह चलाकर गर्दन काटने की कोशिश की हो। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल रही थी। गुफा से बाहर आते ही वो एक पल के लिए रुकी। उसने वापस मुड़कर डरी हुई नजरों से गुफा को देखा और एक बार फिर पहले से भी ज्यादा जोर से चीखती हुई उधर ही दौड़ पड़ी जहां वह चट्टान थी जिसके पीछे जग्गू छुपा बैठा था। लड़की के दौड़कर बाहर आने के बाद गुफा में से कोई नहीं निकला था, इसलिए जग्गू को थोड़ा साहस मिला। फिर जैसे ही वो लड़की चट्टान के पास पहुंची, जग्गू उठकर खड़ा हो गया। जब लड़की ने जग्गू को वहां खड़ा देखा तो वो एक पल के लिए चौंकी, मगर दूसरे ही पल वो दौड़ती हुई आई और जग्गू से लिपट गई। उसने डरे हुए स्वर में कहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे, भगवान के लिए मुझे बचाओ। जग्गू ने लड़की के सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया और पूछा, तुम्हें कौन मार रहा है? लड़की, हमें बताओ, वो इस गुफा में है। लड़की ने सुबकते हुए जवाब दिया, वो 2 आदमी हैं। उनके चेहरे लाल हैं और उन्होंने हाथों में उस तरह पकड़े हुए हैं। जग्गू ने लड़की से पूछा, मगर तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? तुम्हारा इस गुफा में जाने का क्या उद्देश्य था? लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं एक सेठ की लड़की हूं। मानवीय सहानुभूति के आधार पर पहले तो मुझे बचा लो, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। तुम उन दोनों आदमियों को मार डालो। तुम मुझे बहुत बहादुर और ताकतवर लगते हो। अगर वे बाहर निकल आए तो मुझे मार डालेंगे। जब जग्गू ने लड़की के मुंह से अपने आप को बहादुर और ताकतवर सुना तो उसकी सारी सावधानी धरी की धरी रह गई और वो तुरंत जोश में आ गया। वो तेज स्वर में बोला, लड़की, तुम यहीं ठहरो। हम उस गुफा में जाकर उन आदमियों को अभी मौत के घाट उतार देते हैं। हम बहुत बहादुर और ताकतवर हैं और वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हौसला रखो। जग्गू ने लड़की को इस तरह दिलासा दिया और फिर जोश से भरे हुए अंदाज में तेज तेज कदम उठाता हुआ गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो गुफा की तरफ बढ़ रहा था, लड़की के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आती जा रही थी और फिर जैसे ही जग्गू ने गुफा के अंदर कदम रखा, लड़की बेसाख्ता हंस पड़ी। उसकी इस हंसी में जीत का भाव था। जग्गू जैसे ही गुफा में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि गुफा बहुत लंबी है और उसमें एक अजीब प्रकार की लाल रोशनी फैली हुई थी। जग्गू तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसने सावधानी के लिए म्यान से तलवार निकाल ली थी, क्योंकि वो राजसी पोशाक में यहां तक आया था, इसलिए तलवार भी रस्मी तौर पर उसकी कमर में बंधी हुई थी। फिर जैसे ही जग्गू ने गुफा में आधा रास्ता पार किया, अचानक उसके कानों में एक भारी मगर बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज आई और जग्गू हैरानी के मारे उछल पड़ा। दूसरे ही पल उसने देखा कि वो संकरी गुफा अब बहुत विशाल हो गई थी और वो एक बहुत बड़ा मैदान बन गया था जिसके बीच में जग्गू खड़ा था। अभी वो हैरानी से इस मैदान को देख ही रहा था कि अचानक उसे सामने 2 अजीबोगरीब प्रकार के इंसान नजर आए। उनके शरीर आम इंसानों की तरह थे, 2 टांगे और 2 हाथ। पेट, सीना, चेहरा और सिर भी इंसानों की तरह था, मगर उनमें अजीबोगरीब बात यह थी कि उनके चेहरे पर 2 आंखों के बजाय एक ही आंख थी जो गहरी लाल थी। कान बहुत लंबे थे और नाक के बजाय एक छोटी सी सूंड थी जो उनकी गर्दन तक लटक रही थी। सिर पर छोटे छोटे 4 सींग थे। उनके हाथों में अजीबोगरीब प्रकार की लाठियां थी। वे लाठियां बिल्कुल सांप की तरह थी, यहां तक कि सांप के मुंह से जीभ भी बाहर निकली हुई थी जिसमें से खून टपक रहा था। उन दोनों ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, चोर राजा पकड़ा गया, आज जश्न मनाया जाएगा।
उनकी ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक जग्गू को अपने पीछे एक और डरावनी हंसी सुनाई दी। वो आवाज किसी महिला की थी। जग्गू ने तेजी से मुड़कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसकी खातिर वो इस गुफा में दाखिल हुआ था। मगर अब उस लड़की के गले पर जख्म का कोई निशान नहीं था। फिर जग्गू के देखते ही देखते लड़की का हुलिया भी उन्हीं डरावने इंसानों जैसा हो गया। उस भयानक लड़की ने अपने साथियों से कहा, देखा मेरा तरीका, ये पागल इंसान कितनी आसानी से हमारे जाल में फंस गया। उनमें से एक सूंड वाले आदमी ने जवाब दिया, हाँ जवानी, तुमने वाकई बहुत शानदार तरीका इस्तेमाल किया है। अब ये हमारे हाथों से कहीं नहीं जा सकता। हम इसे अजगर देवता के सामने बलि के लिए पेश करेंगे और अजगर देवता इसे 7 कोनों वाले देवता पर कुर्बान करके हमारे लिए दुआ मांगेगा और 7 कोनों वाला देवता निश्चित रूप से हमें बहुत सारी नियामतें देगा। जग्गू डर के मारे कांप रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और क्यों मुझे पकड़ना चाहते हो? उनमें से एक सूंड वाले आदमी ने बहुत व्यंग्य के साथ कहा, बदकिस्मत इंसान, तुम एक साधारण से चोर थे। तुम्हें राजा की पदवी मिल गई मगर वो पदवी तुमसे संभाली नहीं गई और तुम लालच में पड़कर हमारे देवता को चोरी करने यहां चले आए। हम 7 कोनों वाले देवता के गुलाम हैं और अजगर देवता एक बहुत बड़े सांप के रूप में हम पर शासन करता है। जब तुम इस पहाड़ पर आए तो उसने हमें आदेश दिया कि हम तुम्हें पकड़कर उसके पास लाएं। हमारे लिए समस्या ये थी कि जब तक तुम इस गुफा में दाखिल नहीं होते हम तुम्हें पकड़ नहीं सकते थे। इसलिए तुम्हें पकड़ने के लिए हमने ये तरीका अपनाया और तुम जवानी के जाल में फंसकर यहां आ गए। अब हम तुम्हें अजगर देवता को सौंपेंगे और वो तुम्हें 7 कोनों वाले देवता पर कुर्बान कर देगा। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इससे पहले यहां आने वाले सैकड़ों जारों इंसानों का हो चुका है। आज तक कोई भी यहां से जीवित बचकर नहीं गया। अब तो जग्गू की जान सूख गई। उसे मालूम हो गया कि वो एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस गया है, मगर क्योंकि अब वो फंस चुका था इसलिए वो इसके सिवा और क्या कर सकता था कि उनसे मुकाबला करे। फिर उसने सोचा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 7 कोनों वाला हीरा हासिल करना वाकई मुश्किल काम है, इसलिए उसे हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर वो हीरा आसानी से मिल जाता तो न जाने कब का चोरी हो चुका होता। ये सोचकर जग्गू के मन में साहस आया। उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बहुत कड़क स्वर में उन लोगों से कहा, सुनो बेवकूफ और बदसूरत इंसानों, मेरा नाम जग्गू है और मैं भगवान के देश का राजा हूं। मैं तुम धोखेबाजों से अच्छी तरह परिचित हूं। मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। तलवार के एक ही वार से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। भाग्यहीन इंसान, तुम कितनी गलतफहमी में पड़े हो। यहां न तुम्हारी कोई तलवार काम आ सकती है और न तुम्हारी ताकत। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी तलवार उड़कर हमारे पास पहुंच जाएगी। उनमें से एक ने जोर का ठहाका मारते हुए कहा। इससे पहले कि जग्गू कोई जवाब देता, सूंड वाले ने हाथ उठाकर अपने हाथ में पकड़े हुए सांप जैसे डंडे से इशारा किया और जग्गू के हाथ से तलवार निकल गई। तलवार हवा में उड़ती हुई उस सूंड वाले के पास पहुंची और उसने उसे पकड़ लिया। अब बताओ, जिस तलवार के दम पर तुम उछल रहे थे उसका क्या हुआ? सूंड वाले ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने डंडे को लहराते हुए एक और इशारा किया और जग्गू को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। उसके इशारे से उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा बन गया था। अब जग्गू न अपने हाथ हिला सकता था और न पैर। उसने बोलने की कोशिश की मगर उसकी जीभ ने भी साथ देने से मना कर दिया था। अब तो जग्गू को पूरा विश्वास हो गया कि वो मौत के मुंह में पहुंच चुका है। वो सोचने लगा कि किस्मत ने उसे राजा बना दिया था। बेकार में उसने हीरा चुराने का विचार करके अपने आप को मौत के पंजे में दे दिया। वो उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने ऐसा इरादा किया था। जैसे ही जग्गू का शरीर बेजान हुआ, वे सब सूंड वाले उसके पास इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसे अपने हाथों में इतनी आसानी से उठा लिया जैसे वो
कोई मिट्टी का छोटा सा खिलौना हो। वे उसे हाथों पर उठाए आगे बढ़ते गए। अभी वे कुछ कदम ही आगे गए होंगे कि अचानक जग्गू को महसूस हुआ जैसे उसे नींद आने लगी हो और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। जग्गू ने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, मगर एक बार जब उसकी पलकें गिर गई तो वो उन्हें दोबारा न खोल सका और उसके दिमाग पर अंधेरा छा गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो कहां जा रहा है। शायद उन सूंड वालों ने उसे बेहोश कर दिया था। जब जग्गू की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। सामने दरवाजा था जिसमें लोहे की मोटी मोटी छड़ें लगी थी। जब जग्गू पूरी तरह होश में आया तो उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। उसकी गर्दन हिल रही थी। ये देखकर उसने अपने हाथ हिलाए और फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो पत्थर जैसा नहीं था, बल्कि उसके हाथ आसानी से हिल रहे थे। ये देखते ही वो उछल कर खड़ा हो गया। उसने तुरंत सोचा कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए और यहां से निकलकर वो कहीं भी छुपकर उन सूंड वालों का मुकाबला कर सकता है। वो आगे बढ़ा, मगर दरवाजा बंद था और कमरे में न कोई खिड़की थी और न रोशनदान। दरवाजे में लगी छड़ें इतनी मजबूत थी कि जग्गू उन्हें किसी कीमत पर नहीं तोड़ सकता था। वो निराश हो गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक ऐसा खंजर है जिसकी धार पर पानी चढ़ा हुआ है। ये खंजर उसके देश के कारीगर ने उसे तोहफे में दिया था। पानी चढ़ने से उस खंजर की धार इतनी तेज और मजबूत हो गई थी कि वो लोहे तक को काट सकती थी। जग्गू ने तुरंत अपनी पोशाक के अंदर हाथ डाला और खंजर की मूठ पकड़ ली। उसने फुर्ती से खंजर निकाला और छड़ों पर पूरी ताकत से मारा। अगले ही पल वो उछल पड़ा, क्योंकि जिस जगह खंजर लगा था वहां से लोहे की वो मोटी छड़ इतनी सफाई से कट गई थी जैसे साबुन कट जाता है। अब जग्गू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फुर्ती से छड़ों को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद वो काफी छड़ें काटने में सफल रहा। वहां इतना रास्ता बन गया था कि जग्गू आसानी से बाहर निकल सकता था। खंजर को हाथ में पकड़े वो तेजी से बाहर आ गया। ये एक छोटी सी गैलरी थी जिसके एक कोने से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता चला गया। लगभग 20 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने देखा कि वहां एक सूंड वाला आदमी पहरा दे रहा है और उसके हाथ में वही सांप जैसा डंडा था। वो शायद वहां कड़ा पहरा दे रहा था। जग्गू ने सोचा कि हो न हो सारी शक्ति इसी डंडे में है। अगर वो इसे हासिल कर ले तो उन सूंड वालों के जादू से बच सकता है। मगर इसे पाने के लिए उस सूंड वाले को खत्म करना जरूरी था। वह चाहता तो सूंड वाले की पीठ में खंजर घूम सकता था, मगर वो इसलिए रुक गया कि कहीं ये सूंड वाला मरे नहीं और उल्टा उसे ही अपने डंडे से बेबस कर दे। उसने फैसला किया कि वो उसकी इकलौती आंख निकाल देगा ताकि वो अंधा हो जाए और उसे देख न सके। फिर वो आसानी से डंडा छीन लेगा। उसने खंजर हाथ में पकड़कर जोर से चीख मारी। चीख सुनते ही वो सूंड वाला फुर्ती से मुड़ा और उसी पल जग्गू ने उस पर छलांग लगा दी। उसका निशाना सूंड वाले की आंख थी, मगर सूंड वाला बहुत चालाक निकला और फुर्ती से एक तरफ हट गया। जग्गू का निशाना चूक गया और खंजर आंख पर लगने के बजाय उसकी सूंड पर लगा। उसकी सूंड कटकर दूर जा गिरी। सूंड वाले के मुंह से भयानक चीख निकली और जग्गू ये देखकर हैरान रह गया कि सूंड वाला कुछ पल तड़पने के बाद मर गया। उसके मरते ही उसका शरीर पानी बनकर जमीन पर बह गया। अब वहां सिर्फ वो डंडा पड़ा हुआ था। जग्गू ने झपटकर वो डंडा उठा लिया। जैसे ही उसने डंडा उठाया, उसे दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो दीवार की आड़ में छिप गया। कुछ ही पलों में 2 सूंड वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर वे रुके। अरे, वो कहाँ गया? उनमें से एक ने हैरान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वो नीचे कैदी के पास गया होगा। दूसरे ने कहा, और वे दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। उनके नीचे उतरते ही जग्गू तेजी से आगे बढ़ा और गलियारे से होता हुआ जैसे ही एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अपने पीछे फिर
कदमों की आवाज सुनाई दी। अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे एक हाथ में डंडा और दूसरे में खंजर लिया और फुर्ती से दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के अंदर कीमती कपड़े का एक पर्दा लटका हुआ था, इसलिए जग्गू को पता नहीं चल सका कि कमरे के अंदर क्या है। जब दौड़ते कदमों की आवाजें दरवाजे के सामने से गुजर गई तो उसने चैन की सांस ली और पर्दे को हटाकर कमरे में देखा। ये एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था। कमरे के बीच में एक सुंदर पलंग था और उस पर सुनहरे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। जग्गू उस लड़की को देखकर बहुत हैरान हुआ। पहले उसे लगा कि कहीं यह भी कोई धोखा न हो, मगर लड़की के मासूम चेहरे को देखकर उसे अपना विचार बदलना पड़ा। जग्गू धीरे धीरे पलंग की तरफ बढ़ा। वो पूरी सावधानी बरत रहा था कि कोई आवाज न हो, मगर अचानक उसका खंजर हाथ से नीचे गिर गया। खंजर के फर्श पर गिरने की आवाज से लड़की जाग गई। जग्गू ने फुर्ती से खंजर उठा लिया। लड़की ने उसे देख लिया था और वो चौंक कर बिस्तर पर बैठ गई। तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो? लड़की ने घबराकर पूछा। हां, मैं इंसान हूं, मगर क्या तुम भी इंसान हो या कोई जादूगरनी? जग्गू ने खंजर तानते हुए पूछा। बहुत समय बाद मैं अपने जैसे किसी इंसान को देख रही हूं। पता नहीं तुम कैसे इन जादूगरों के हाथों से बचकर यहां तक आ गए, लड़की ने कहा। मुझे अपने बारे में बताओ लड़की, ताकि मेरा शक दूर हो जाए, वरना मैं इस खंजर से तुम्हारा सिर काट दूंगा, जग्गू ने कड़क आवाज में कहा। वो दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता था। तुम्हारा शक जायज है, मगर मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं और इन जादूगरों की कैद में हूं। कई साल पहले मैं अपने पिता और भाई के साथ इस पहाड़ पर 7 कोनों वाला हीरा लेने आई थी। यहां हम एक जाल में फंस गए और सूंड वाले इंसानों ने हमें घेर लिया। वे हमें एक बहुत बड़े हॉल में ले गए, जहां एक बहुत बड़े बुद्ध के माथे में वो हीरा जड़ा हुआ था। वहां चारों तरफ सूंड वाले मर्द और औरतें थी। उस बुद्ध के पास एक बहुत बड़ा डरावना सांप खड़ा था। उन सब सूंड वालों ने मेरे पिता और भाई को उसके पैरों तले कुचल कर मार डाला और फिर सांप ने उनका खून पी लिया और सूंड वाले मांस खा गए। मैं ये सब देखकर बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं इस कमरे में थी। फिर वो सांप कमरे में आया और मेरे देखते देखते उसने एक सुंदर युवक का रूप ले लिया। अब मैं जबरदस्ती उसकी पत्नी बनी हुई हूं। मुझे बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। जब इस सांप का, जिसका नाम अजगर है, मन करता है, वो यहां आ जाता है और अपना दिल बहलाकर चला जाता है। लड़की की बात सुनकर जग्गू को विश्वास हो गया। उसने भी अपने बारे में लड़की को बताया। तुम बहुत बहादुर हो जग्गू, जो तुमने एक सूंड वाले को मारकर उसका डंडा छीन लिया। इस डंडे के पास होने से उनका जादू तुम पर असर नहीं करेगा। ये सूंड वाले तभी मर सकते हैं जब इनकी सूंड कट जाए, लड़की ने बताया। मैं इन सबको खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे विचार से मुझे क्या करना चाहिए? जग्गू ने पूछा। ये सब उस अजगर का मायाजाल है। अगर तुम अजगर को खत्म करने में सफल हो जाओ तो हमारी जान बच सकती है, मगर ये सोच लो कि अजगर की उम्र हजारों साल है और वो बहुत ताकतवर है। उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है, लड़की ने जवाब दिया। मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, जग्गू ने मजबूत आवाज में कहा। इससे पहले कि लड़की कोई जवाब देती, अचानक दूर से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। छुप जाओ, अजगर आ रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो एक पल में खत्म कर देगा, लड़की ने डरते हुए कहा। मैं बिस्तर के नीचे छिप जाता हूं। तुम उससे बातों बातों में पूछ लेना कि वो किस तरह मर सकता है, जग्गू ने लड़की के कान में कहा और बिस्तर के नीचे छिप गया। लड़की दोबारा बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसी पल दरवाजा एक झटके से खुला। जग्गू बिस्तर के नीचे से सब देख रहा था। एक 60 फीट लंबे और डरावने सांप को देखकर वो खुद भी डर गया। सांप जैसे ही कमरे में आया, उसने एक करवट ली और एक सुंदर युवक के रूप में बदल गया।
लड़की ने आंखें खोली और अजगर को पास खड़ा देखकर मुस्कुराई। अजगर बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या बात है अजगर, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो? लड़की ने प्यार से पूछा। हाँ प्रिय, मैं आज बहुत परेशान हूं। तुम्हारी तरह का एक इंसान हमारी कैद से भाग गया है और वो मिल नहीं रहा। पता नहीं कहां गायब हो गया है। अजगर ने जवाब दिया। अरे, तुम इतने बड़े जादूगर और ताकतवर हो, एक इंसान की वजह से परेशान हो? क्या तुम अपनी शक्तियों से उसे ढूंढ नहीं सकते? लड़की ने उसके गले में बाहें डालते हुए पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल में उसने मेरे एक आदमी को मारकर उससे जादुई डंडा छीन लिया है। जब तक वो डंडा उसके पास है, मैं उसे देख नहीं सकता। अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लड़की ने झूठ-मूठ का दुख जताते हुए कहा। अरे नहीं जान, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे कोई नहीं मार सकता। ये बस थोड़ी देर की परेशानी है। नहीं अजगर, तुम्हारी बात ने मुझे डरा दिया है। अब मेरे दिल में खौफ रहेगा। लड़की ने फिर कहा। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्यों नहीं मर सकता। सुनो, मैं तभी मर सकता हूं जब बुद्ध के माथे से 7 कोनों वाला हीरा उखाड़ लिया जाए। और वो हीरा कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसकी रखवाली मेरे सूंड वाले आदमी दिन रात करते हैं और मैं खुद भी उस पर नजर रखता हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई चालाक और बहादुर आदमी हो तो वो आसानी से हीरा निकाल सकता है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत समझदार हो गई हो। असल बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। मैंने उस बुद्ध के चारों तरफ अपने जादू का एक घेरा बनाया हुआ है। उस घेरे में कोई भी चीज दाखिल नहीं हो सकती। जो भी अंदर जाएगा तुरंत जलकर राख हो जाएगा। अजगर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मगर जब तुम लोगों को मारकर बुद्ध के कदमों में डालते हो, तब वे क्यों नहीं जलते? उस वक्त मैं वो घेरा हटा लेता हूं। अजगर ने जवाब दिया और फिर वे इधर उधर की बातें करने लगे। जग्गू बिस्तर के नीचे सब सुन रहा था। उसने डंडे को मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अजगर बिस्तर से उठ गया। वो दोबारा सांप बना और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जग्गू बाहर निकला। सुन लिया तुमने जग्गू? लड़की ने पूछा। हां, सब सुन लिया। तुमने बड़ी चालाकी से उससे सब उगलवा लिया। अब सिर्फ वो जादुई घेरा ही एक समस्या है, जग्गू ने जवाब दिया। हां, जब कोई बलि का बकरा यहां आए और उसे मारा जाए, तभी वो घेरा हट सकता है, लड़की ने कहा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि कोई उपाय काम कर जाए, जग्गू ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरी 2 बातें याद रखना जग्गू। एक तो इस डंडे को अपने से अलग मत करना, और दूसरा, बुद्ध पर वार करने से पहले भगवान को याद जरूर कर लेना। लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बेफिक्र रहो प्रिय, मैं जरूर सफल होऊंगा, जग्गू ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। हॉल में सभी सूंड वाले मर्द और औरतें इकट्ठी थी। अजगर भी सांप के रूप में वहां मौजूद था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैं कहता हूं, आखिर वो आदमी कहां गायब हो गया? वो हर कीमत पर मिलना चाहिए, वरना देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। अजगर ने इंसानी आवाज में कहा। महाराज, वो हमारे अनुमति के बिना इस पहाड़ से बाहर नहीं जा सकता। बस उसके पास वो जादुई डंडा है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे, एक सूंड वाले ने कहा। वे सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। उसी हॉल के एक कोने में जग्गू डंडा और खंजर लिए खड़ा सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो कोई हरकत करता तो उन्हें पता चल जाता। आखिर उसने फैसला किया कि एक एक करके उन सूंड वालों को खत्म किया जाए। फिर जब अजगर अकेला रह जाएगा तो वो उससे निपट लेगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और अपने पास खड़े एक सूंड वाले की गर्दन पर खंजर से वार किया। वार इतना तेज था कि उसकी सूंड कट गई और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और पानी बनकर बह गया।
उसे मरते देख सब सूंड वाले चौंक गए। वो यही है, उसने हमारे साथी को मार डाला है, एक ने चीख कर कहा और जग्गू को पकड़ लिया। इससे पहले कि जग्गू उनके चंगुल से निकलता, सब सूंड वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। खंजर और डंडा जग्गू के हाथ से छूट गए। सूंड वालों के ऊपर चढ़ने से उसका दम घुटने लगा और फिर उसने बेहोश होने से पहले अजगर की डरावनी हंसी सुनी। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।